हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कार्नोट साइकिल, या बोलते हैं इसको हम कार्नोट चक्र। तो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी ये पेपर में फंसेगा पक्का, चुपके से याद कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग कार्नोट साइकिल। सर टॉपिक तो डिफिकल्ट नहीं है, कार्नोट साइकिल टॉपिक डिफिकल्ट? जब नहीं पढ़ोगे तो हर एक टॉपिक डिफिकल्ट होता है, और अगर पढ़ोगे तो हर एक टॉपिक इजी होता है, क्योंकि पढ़ने वाले की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। नहीं तो देखो कार्नोट साइकिल मैंने डाल दिया हेडिंग। अब सबसे पहले इस कार्नोट साइकिल को पढ़ने से पहले आपको चित्र बनाना चाहिए। अगर आपने ग्राफ बना लिया, चित्र बना लिया, तो आप इस कार्नोट साइकिल के बारे में कुछ भी लिख दोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें लिखवाऊँ कि भाई देखो इस यानी कि ये जो है ना, यह एक रिवर्सिबल, ध्यान देना, यह एक रिवर्सिबल साइकिल है, साइकिल होती है, ठीक है सर। यह एक रिवर्सिबल साइकिल होती है और एक मोल गैस को 4 पदों से गुजरना पड़ता है, 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है, 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक मोल गैस को, यानी कि एक मोल गैस को 4 विभिन्न पदों में, 4 विभिन्न पदों में संपन्न किया जाता है, संपन्न किया जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कार्नोट साइकिल, यानी कि एक होता है इसमें एक सिलेंडर होता है, उसमें एक घर्षण रहित पिस्टन होता है। ध्यान देना, एक सिलेंडर होता है, क्या होता है बेटे, एक क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, ठीक है। एक सिलेंडर होता है जिसमें घर्षण रहित, कैसा, घर्षण रहित पिस्टन लगा होता है, ठीक है। घर्षण रहित पिस्टन लगा होता है, ध्यान देना, लाइन पे लगा होता है, ठीक है सर। अब क्या होता है कि T1 ताप पर सिलेंडर Q1 उष्मा लेता है, किससे, गर्म वस्तु से, और T2 ताप पर सिलेंडर, ठीक है, ठंडी वस्तु को उष्मा दे देता है, कुछ इस टाइप से। थोड़ा ध्यान देना, देखो अब समझ में आएगा ये डेटा हमारा। तो मेरे पास एक ये मैंने मशीन बनाई है, और ये मेरे पास है गर्म वस्तु, ध्यान देना है, ये मेरे पास है गर्म वस्तु, और ये मेरे पास है ठंडी वस्तु। ये मेरे पास क्या है बेटे, ठंडी वस्तु है, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ से मिलेगा हमें वर्क। तो देखो T1 ताप पर, यानी कि जो हीट इंजन होता है, जो सिलेंडर होता है मेरे पास, ये सिलेंडर है आपका लगा हुआ बीच में। अब जो ये सिलेंडर होता है वो T1 ताप पर गर्म वस्तु से Q1 उष्मा लेता है, और ठंडी वस्तु को Q2 उष्मा देता है, कितने ताप पर, T2 ताप पर। सिंपल सी बात है, चित्र अगर बना लिया आपने तो आराम से समझ जाओगे इस चीज़ को। देखो ये जो मेरे पास सिलेंडर है वो गर्म वस्तु से T1 ताप पर Q1 उष्मा लेता है, और ठंडी वस्तु को T2 ताप पर Q2 उष्मा देता है। यानी कि T1 ताप पर जो मेरे पास ये सिलेंडर भाई साहब है, सिलेंडर है, ठीक है, गर्म वस्तु से Q2 उष्मा लेता है, यानी कि Q1 उष्मा लेता है, Q1 उष्मा लेता है, तथा T2 ताप पर ठंडी वस्तु को Q2 उष्मा देता है, ठीक है सर, है ना। अब ये 4 जो पद हैं, 4 जो स्टेप हैं, ये कौन कौन से हैं, बस ये हमें स्टेप पता चल जाए तो हम जो है पूरी की पूरी कार्नोट साइकिल समझ लेंगे। तो ये बेसिकली था, जो मेरे साथ साथ आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, नोट्स की आपको ज़रूरत है नहीं, बस यही आपके नोट्स होते हैं। देखो यह एक रिवर्सिबल साइकिल है, उत्क्रमणीय चक्र होता है। उत्क्रमणीय का मतलब समझते हो आप, रिवर्सिबल का, जहाँ से चले वहीं पे पहुँचना रिवर्सिबल कहलाता, जहाँ से चले वहीं पहुँच गए, वापस घूम फिर के, वो हो गया आपका रिवर्सिबल। इसमें भी सेम प्रोसेस वही होती है। तो यह एक रिवर्सिबल साइकिल है, एक मोल गैस को 4 विभिन्न पदों में संपन्न किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, तो इसमें एक सिलेंडर के भीतर घर्षण रहित पिस्टन लगा होता है, और T1 ताप पर ये सिलेंडर गर्म वस्तु से Q1 उष्मा लेता है, और T2 ताप पर ठंडी वस्तु को Q2 उष्मा देता है, फिर आपको वर्क मिलता है, कार्य मिलता है। अतः देखो अतः जो मेरे पास 4 पद है वो निम्नलिखित है, यानी कि 4 प्रोसेस मेरे पास निम्नलिखित। अतः चारों पद निम्नलिखित हैं। चारों पद कैसे मेरे पास निम्नलिखित हैं। चलो साहब पहला बनाओ चित्र, क्योंकि बिना चित्र के सवाल का हल नहीं होने वाला, क्योंकि चित्र बड़ा ज़रूरी है। 2 चित्र बना रहा हूँ मैं इसमें, चित्र पर थोड़ा ध्यान देना आप।
ठीक है सर, चित्र बना दिया आपने। तो यहाँ से ये वॉल्यूम बढ़ेगा आगे को, ठीक है, ये वॉल्यूम है मेरे पास, ठीक है नहीं, और ये मेरे पास प्रेशर है। तो मैंने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ खींचा है, कुछ इस टाइप से आती है, जूते टाइप में है ये, ठीक है। ये पहली प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं हम समतापी प्रसार। क्या बोलते हैं इसको हम? समतापी प्रसार बोला जाता है। और इसको हिंदी में बोला जाता है बेटे, इंग्लिश में बोला जाता है इसको आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको हम? आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, समतापी प्रसार, यानी कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और यहाँ जो इस पॉइंट पे होगा मेरे पास, इस पॉइंट पे जो मेरे पास होगा, इस पॉइंट पे मेरे पास जो प्रेशर है वो P1 है, आयतन मेरे पास V1 है और टेम्परेचर मेरे पास T1 है। समतापी प्रसार है, यानी कि आइसोथर्मल, क्या मेरे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो मेरे पास ताप क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ताप क्या रहेगा मेरे पास? कांस्टेंट रहेगा। प्रसार है, प्रसार जब होता है ना, एक्सपेंशन जब होता है, एक्सपेंशन में क्या होता है? एक्सपेंशन में क्या होता है कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? हमारे पास घटेगा। ध्यान देना, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? हमारे पास घटेगा। प्रसार, प्रसार में वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर क्या होता है? घटता है। ध्यान देना, प्रसार में वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है और प्रेशर क्या होता है? घटता है। तो मेरे पास प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे P2 और वॉल्यूम हो जाएगा मेरे पास V2, ठीक है नहीं। और टेम्परेचर मेरे पास T1 से T2 है। बताओ टेम्परेचर T1 से T2 सेम है या मैंने यहाँ भी T1 है यहाँ भी T1 लिखा? क्यों लिखा? क्योंकि प्रसार कैसा है मेरे पास? समतापीय। टेम्परेचर में नियत रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर क्या होगा? मेरे पास घटेगा। प्रसार में ऐसे ही होता है, एक्सपेंशन में, ठीक है। तो ये है मेरे पास पहला प्रोसेस। कौन सी है मेरे पास? समतापी प्रसार। तो पहला नंबर में लिखने वाला हूँ, देखो आपको पहला नंबर लिखने वाला हूँ मैं आइसोथर्मल, इसको इंग्लिश में मैंने बोल दिया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है सर, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो सिंपल सी बात है, गैस का समतापी प्रसार होता है, ठीक है। क्या होता है? पहले गैस का समतापी प्रसार होता है, ठीक है भाई, गैस का समतापी प्रसार होता है। एक एक करके समझाऊंगा हर प्रोसेस को। गैस का समतापी प्रसार होता है, ठीक है। अब क्या करता है? आयतन जो है वो V1 से बढ़कर V2 हो जाता है। आयतन V1 से बढ़कर, आयतन V1 से बढ़कर, V1 से बढ़कर कितना हो जाता है बेटे? V2 हो जाता है, V2 हो जाता है, ठीक है सर। आयतन V1 से बढ़कर V2 हो जाता है। बहुत बढ़िया बताया, ठीक है। इसके बाद अब क्या करता है? क्योंकि अब यहाँ इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सिलेंडर होता है वो इस गर्म वस्तु से, किससे? इस गर्म वस्तु से ताप T1 पर Q1 ऊष्मा लेता है। ध्यान देना है, यानी कि जो हमारे पास सिलेंडर है ये कौन सा वाला? यानी कि सिलेंडर, सिलेंडर गर्म वस्तु से, किससे? गर्म वस्तु से, गर्म वस्तु से ताप T1 पर, ताप T1 पर, ठीक है, कितनी ऊष्मा लेता है बेटे? इसे मैं इरेज कर देता हूँ, इससे कोई काम नहीं है हमारे पास। Q1 ऊष्मा लेता है, Q1 ऊष्मा लेता है, Q1 ऊष्मा लेता है, तथा Q1 ऊष्मा लेता है तथा W1 कार्य करता है, W1 कार्य करता है, कार्य करता है, ठीक है नहीं? समझ में आया? गैस का समतापी प्रसार होता है। आयतन जो है मेरे पास V1 से बढ़कर कितना हो जाता है? V2 हो जाता है ना। और सिलेंडर जो है गर्म वस्तु से ताप T1 पर कितनी ऊष्मा लेता है? Q1 ऊष्मा लेता है। और W1 मेरे पास क्या होता है? कार्य होता है। कंप्लीट, पहला नंबर, ठीक है। अब इसके बाद देखो होता, अब क्योंकि समतापी प्रसार है, ताप में कोई चेंज नहीं है, तो आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है नहीं। अतः डेल्टा ई का मान यहाँ कितना होगा बेटे? मेरे पास 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि कैसा है मेरे पास? समतापी प्रसार है और समतापी प्रसार में आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट लो। फर्स्ट लो कौन सा होगा मेरे पास? Q1 बराबर डेल्टा ई प्लस के कितना गया मेरे पास? W1 हो गया, ठीक है नहीं। अब ये मेरे पास कितना है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 हो गया, तो मेरे पास कितना बचेगा बेटे? W1 बचेगा, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई? W1 आ गई। और W1 की जो वैल्यू होती है, वैल्यू होती है, वो होती है RT1 log E ज़्यादा बटा कम, ज़्यादा बटा कम। तो वॉल्यूम ज़्यादा ये V2 है और वॉल्यूम कम मेरे पास V1 है, तो ज़्यादा कितना है मेरे पास? V2 और अपॉन आ गया मेरे पास V1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करोगे आप? जो आपने गर्म वस्तु लगाई थी, अब वो गर्म वस्तु आपको हटा देनी है। क्या कर देनी है? गर्म वस्तु हटा देनी है। तो अब इस गैस का प्रसार होगा, यानी कि उसको बोलते हैं हम रुद्रोष्म
कुछ इस टाइप से। तो ये जो मेरे पास प्रोसेस ये वाली आई है, इसको बोला जाता है एडियाबैटिक, यानी कि रुद्रोष्म प्रसार, रुद्रोष्म प्रसार, ठीक है नहीं, रुद्रोष्म प्रसार। जब प्रसार अभी भी प्रसार हो रहा है तो मेरे पास प्रेशर जो है घट के P3 हो जाएगा, ठीक है नहीं, और वॉल्यूम बढ़ के मेरे पास V3 हो जाएगा, और टेम्परेचर इस बार हो जाएगा T2, क्योंकि यहाँ हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो टेम्परेचर T1 से कितना हो गया मेरे पास, T2 हो गया। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो प्रसार में टेम्परेचर भी घट जाता, ठीक है, सिर्फ बड़ा क्या, वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर भी मेरे पास क्या हो गया, घट गया, ठीक है नहीं। तो जितना प्रसार होता है उतना टेम्परेचर हमारे पास घट जाता है, प्रेशर भी घटता है, प्रसार में प्रेशर भी घटता है, टेम्परेचर भी घटता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा बढ़ता है ना। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे सेकंड नंबर मेरे पास जो दूसरा प्रोसेस आई है मेरे पास, वो आया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब मैं लिख दूंगा कि अब गर्म वस्तु को हटा लिया जाता है ना। अब देखो गर्म वस्तु को हटा लिया जाता है, अब गर्म वस्तु को हटा लिया जाता है, ठीक है सर, हटा लिया जाता। देखो नोट्स लिखवा रहा हूँ मैं आपको, ये हटा लिया जाता, ठीक है सर। चलो गर्म वस्तु को हमने हटा दिया, बहुत बढ़िया, कि भाई अब गर्म वस्तु को हटा लिया जाता है। तो आपने सर गर्म वस्तु को तो हटा दिया, फिर ये अपने आप क्यों चला गया, तो अपने आप चला जाता है, उसको बोलते हैं रुद्रोष्म प्रसार, रुद्रोष्म प्रसार। अब गर्म वस्तु को हटा लिया जाता है, गैस का रुद्रोष्म, गैस का, ठीक है सर, रुद्रोष्म प्रसार होता है, प्रसार होता है, ठीक है। आयतन V2 से बढ़कर, V2 से बढ़कर V3 हो जाता है। वाह क्या बात है सर। और इसमें पता है कितना कार्य होता है, वर्क डन कितना होता है, देखो V2 T1 यानी कि T1 V2 और गामा माइनस के 1, ऐसी T2 V3 गामा माइनस के 1। थोड़ी बहुत भी गलती पूरा, ठीक है, सत्यानाश कर सकती है इस पूरी कार्नोट साइकिल का, तो ध्यान देना जरा। तो मेरे पास क्या, देखो T1 V2 और कितना मेरे पास T2 V3। तो मैंने भी ये लिखा T1 V2 गामा माइनस 1, T2 V3 गामा माइनस 1। अब ये T2 है गुणा वाला उधर भाग में आ जाएगा, तो T1 अपॉन T2 दिख रहा है ये आपको, T1 अपॉन T2 दिख रहा होगा शायद मेरे ख्याल से। तो ये आ गया V3 अपॉन V2, और ये आ जाएगा मेरे पास गामा माइनस के 1। क्वेश्चन नंबर हो गई मेरे पास सेकंड, ठीक है। ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना आप। T1 अपॉन T2 बराबर हो गया V3 अपॉन V2 गामा माइनस के 1। क्वेश्चन नंबर मेरे पास हो गई सेकंड, ठीक है। चलो साहब, रुद्रोष्म प्रसार भी हो गया। आप क्या करते हो, अब जो है देखो दो प्रोसेस हो गई हमारी, दो प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब दो प्रोसेस जब हमारी हुई तो संतापी प्रसार हुआ और रुद्रोष्म प्रसार हुआ। अब सेकेंड प्रोसेस में, ठीक है, अभी तक हमने क्या लिया, अब हमने इस प्रोसेस में हमने जो है Q1 उष्मा ली है अब तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ठंडी वस्तु को उष्मा देंगे और उससे हमें कार्य मिलेगा। और जब हम ठंडी वस्तु को उष्मा देंगे तो कुछ ना कुछ हमें कार्य मिलेगा और ठंडी वस्तु को भी उष्मा चली जाएगी, है ना। तो अब होता है तुम्हारे पास, ठीक है, अब होता है आपके पास, इसको बोलते हैं समतापी संपीड़न। क्या बोलते हैं इसको हम, समतापी संपीड़न होता है, समतापी संपीड़न, ठीक है। संपीड़न लिख दे रहा हूं मैं, तो मेरे पास ये आ गया समतापी संपीड़न, ठीक है, यानी कि आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब जब कंप्रेस करोगे ना, कंप्रेस मतलब दबाना, दबाने पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ध्यान देना। लेकिन मेरे पास क्या अभी समतापी संपीड़न है, तो ताप मेरे पास कांस्टेंट रहेगा, जो ताप मेरे पास T2 है वो भी रहेगा। लेकिन मेरे पास आयतन क्या हो जाएगा, इस बार घट जाएगा, क्योंकि संपीड़न है ना, संपीड़न दबा रहे हो, दबाने पे क्या आयतन कम हो जाएगा, लेकिन प्रेशर क्या होगा मेरे पास बढ़ जाएगा, ये होगा मेरे पास P4, ठीक है नहीं। लेकिन आइसोथर्मल है, समतापी संपीड़न है, तो मेरे पास टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो ये बोल दिया मैंने, ये मेरे पास प्रोसेस आ गई है बेटे, ये प्रोसेस मेरे पास कौन सी आई है, ये प्रोसेस आई है मेरे पास समतापी संपीड़न, है ना। तो मेरे पास देखो, तो समतापी प्रसार भी हो गया, रुद्रोष्म प्रसार हो गया। अब थर्ड नंबर आ गया मेरे पास समतापी संपीड़न। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं। समझ में आया यहां तक, यहां तक समझ में आया। तो अब इसके बाद देखो समतापी संपीड़न, डाल देता हूं मैं हेडिंग। थर्ड नंबर है मेरे पास अब समतापी संपीड़न, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेशन,
आइसोथर्मल कंप्रेशन यानी कि दबाना। दबाओ बेटे आप जरा। अब क्या होता है कि सिलेंडर को ठंडी वस्तु के संपर्क में लाते हैं, ठीक है। सिलेंडर को ठंडी वस्तु मतलब जो मैंने बताया था ना आपको कि ठंडी वस्तु के संपर्क में लाओ तो T2 ताप पर Q2 उष्मा ठंडी वस्तु को दे देगी वो, और कुछ ना कुछ हमें कार्य मिल जाएगा, ठीक है। तो सिलेंडर को, किसको, सिलेंडर को, ठीक है सर, सिलेंडर को ठंडी वस्तु के, किसके, ठंडी वस्तु के संपर्क में लाते हैं। पीछे वाला चित्र देखना था ध्यान से, संपर्क में लाते हैं, संपर्क में लाते हैं, ठीक है। क्या होता है मेरे पास, समतापी समतापी संपीड़न होता है। समतापी क्या होता है, संपीड़न होता है, ठीक है सर, समतापी संपीड़न होता है। बहुत बढ़िया सर, समतापी संपीड़न होता है। आयतन जो है मेरे पास घटकर, इस बार आयतन घटेगा, आयतन V2 से घटकर और V3 से घटकर कितना हो जाएगा बेटे मेरे पास, V4 हो जाएगा, V4 हो जाता है, ठीक है सर, V4 हो जाता है, ठीक है। तो T2 ताप पर यानी कि सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर T2 ताप पर, T2 ताप पर, ठीक है नहीं, सिलेंडर T2 ताप पर Q2 उष्मा, Q2 उष्मा ठंडी वस्तु को देता है, ठंडी वस्तु को देता है, ठंडी वस्तु को देता है, दे दिया देखो, ठंडी वस्तु को देता है, तथा W2 कार्य करता है, W2 कार्य करता है, कार्य करता है। अतः डेल्टा E का मान तो हमारा यहाँ भी 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि भाई समतापी प्रसार है, समतापी संपीड़न है, तो ताप तो हमारा समान है, तो आंतरिक ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला, तो डेल्टा E का मान 0 हो गया। अब Q2 बराबर, फर्स्ट लो आप थर्मोडाइनेमिक्स, Q2 बराबर डेल्टा E प्लस W2, ठीक है नहीं। अब डेल्टा E का मान 0 है तो मेरे पास W2 के W2 यानी कि ये 0 हो गया, मेरे पास W2 आ गया, तो मेरे पास Q2 का मान आ गया W2, और WT की वैल्यू कितनी होती है बेटे जरा मुझे बताना, RT2। अब ये बताओ मुझे इसमें ज़्यादा बटा कम कौन सा है, ये ज़्यादा है V3, और V4 कैसा है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास V4 लिखा जाएगा, ठीक है नहीं, ये मेरे पास V4 आएगा, तो V3 ज़्यादा है और V4 कैसा है मेरे पास, कम है। जब V3 ज़्यादा है तो V4 मेरे पास कैसा है बेटे, कम है, तो सिंपल सी बात है V3/V4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, V3। इस प्रेशर को मैं थोड़ा आगे ले देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास V3 ज़्यादा बटा कम V4, ठीक है नहीं, ये मेरे पास आ गया Q2 का मान। इक्वेशन नंबर मेरे पास हो गई 3rd। इस इक्वेशन को मैंने क्या बना लिया, 3rd बना लिया। अब लास्ट प्रोसेस देखो, अब ठंडी वस्तु को भी हटा दो। अब जब ठंडी वस्तु को आपने हटा दिया तो क्या होता है, देखो ध्यान देना ज़रा चीज़ पे। इसको मैं थोड़ा सा ग्राफ को सही करके बना दूँ, और ये मेरे पास ग्राफ कुछ इस टाइप से आ गया, ठीक है नहीं। अगेन देखो फिर मेरे पास लोड के प्रोसेस वापस यही आ गई, है नहीं है। तो यहाँ मेरे पास होगा रुद्रोष्म, यहाँ मेरे पास जो हुआ प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस ये होगी रुद्रोष्म, रुद्रोष्म, ठीक है, संपीड़न, संपीड़न, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, रुद्रोष्म संपीड़न है, जो कि B4 P4 B4 T2 सबका सब P1 V1 T1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि सिलेंडर जहाँ था वहीं की वहीं उसी अवस्था में लौट कर वापस आ जाता है नहीं है। तो मेरे पास जो होगा प्रसार वो आगा रुद्रोष्म प्रसार। क्या आगा मेरे पास, अब रुद्रोष्म प्रसार आगा, रुद्रोष्म। चौथा नंबर मेरे पास आ गया रुद्रोष्म प्रसार, ठीक है सर, रुद्रोष्म प्रसार आ गया। आप सर बताओ ज़रा, ये जो रुद्रोष्म प्रसार है इसका क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, ठंडी वस्तु को हटा लेते हैं, गैस का रुद्रोष्म प्रसार होता है, ठीक है नहीं, गैस का रुद्रोष्म प्रसार होता है। जो मेरे पास टेम्परेचर है वो T1 के बराबर हो जाता है, और जो B4 होता है वो घटकर V1 के बराबर हो जाता है, यानी कि आयतन B4 से घटकर V1 के बराबर हो जाता है, टेम्परेचर T2 से बढ़कर T1 के बराबर हो जाता है। क्योंकि संपीड़न में हमेशा क्या होता है, संपीड़न में हमेशा टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा लेकिन आयतन क्या होगा हमारे पास, घटेगा। ध्यान देना चाहिए इन पे। तो ठंडी वस्तु को हटा लेते हैं, ठंडी वस्तु को हटा लिया जाता है, ठीक है सर, ठंडी वस्तु को हटा लिया जाता है। बहुत बढ़िया सर। चलो साहब, ठंडी वस्तु को हमने हटा लिया। गैस का क्या होता है, रुद्रोष्म प्रसार होता है, ठीक है, गैस का रुद्रोष्म प्रसार होता है, आयतन V4 से घटकर V1 हो जाता है, V1 हो जाता है,
अतः अब मेरे पास देखते हैं कार्य कितना होगा। तो ज़्यादा मेरे पास ये है बेटे, आयतन मेरे पास V4 से घटकर मेरे पास कितना हो जाता था, हमारे पास V1 हो जाता। आयतन V4 से घटकर V1 हो जाता, ठीक है नहीं। अब देखो जरा प्रोसेस, तो मैं इसको कर देता हूँ इरेज थोड़ा सा, क्योंकि इस इक्वेशन का हमारा यूज़ होगा, इसलिए मैं इसको कर देता हूँ इरेज। ये इक्वेशन मैं ऐसे रहने दूंगा क्योंकि वन का यूज़ होगा हमारा, है ना। तो अब देखो जरा ठीक से पिछड़ा होता। अब देखो तो मेरे पास आ जाएगा पहले देखो T1 V1, तो यह क्या मेरे पास T1 V1 और उसके बाद आ जाएगा गामा माइनस 1, ऐसे आ जाएगा मेरे पास T2 V4 और गामा माइनस के 1। अगर मैं T1 अपॉन T2 की वैल्यू फाइंड करूं तो बराबर मेरे पास आ जाएगा, देखो जो गुणा वाला आना, ये V1 जो है, अब देख रहे हो ना गुणा वाला, तो ये गुणा वाला इधर पहुंच जाएगा और T1 जो गुणा वाला वो इधर आ गया, ये वाला इधर पहुंच जाएगा, यानी कि आ जाएगा V4 अपॉन V1 और ये आ जाएगा मेरे पास गामा माइनस के 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर वही मेरे पास 4। बस चारों के चारों प्रोसेस में चारों की चारों इक्वेशन बन गई, इनके नाम दे दियो आप, अगर चाहो तो उसका नाम दे दियो आप स्मॉल a, ठीक है नहीं, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d, या कैपिटल दे दो, तुम्हारी इच्छा, a b c d, जो दिल चाहे वो दे दो आप, है ना। तो ये है मेरे पास पूरे का पूरा कार्नोट साइकिल बन गई। अब हमें बस इसकी इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, यानी कि इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन और निकाल देते हैं बस, कि किस तरह से इसकी दक्षता निकाली जाती है। और उसकी दक्षता 100% नहीं होती है, जो कार्नोट इंजन होता है उसकी दक्षता सदैव एक से कम होती है, पूरी की पूरी 100% कभी भी नहीं होती है। लेकिन बात यह आती है कि इस इक्वेशन का हमारा यूज़ रहेगा Q1 बराबर RT1 log E V2 अपॉन V1, ठीक है। और बाकी हमारे पास ये चीज़ें बराबर है, तो मैं इसका जो है हमारे इसमें यूज़ है नहीं, चलो इसको हटा देता हूँ मैं अब, ठीक है। इस इक्वेशन का यूज़ होगा। आइए हमारा अब देखो समीकरण, ठीक है। अब इससे आगे देखना जरा, अब देखो मेरे पास समीकरण 2 है और मेरे पास समीकरण 4 है, तुलना कर दो, समीकरण 2 और 4 की तुलना कर दो, तो T1 अपॉन T2 है मेरे पास, है नहीं है। तो मैं लिख दे रहा हूँ देखो समीकरण, ठीक है सर, समीकरण 2 तथा 4 की तुलना करने पर, ठीक है सर, तुलना कर दी हमने। तुलना करने पर क्या T1 अपॉन T2 बराबर है, तो फिर देखो ये और ये दोनों बराबर हैं, तो फिर ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि V3 अपॉन V2 की पावर हो जाएगा मेरे पास गामा माइनस 1 और V4 अपॉन V1 की पावर मेरे पास हो जाएगा गामा माइनस के 1, ठीक है सर। हो गया ना। अब देखो गामा माइनस 1 से गामा 1 कट गया, तो यह क्या मेरे पास V3 अपॉन V2 बराबर हो जाएगा V4 अपॉन V1, ठीक है सर। ये आ गया डेटा मेरे पास। और बताइए अब मुझे क्या करना है, देखो V2 को मैं इधर ले जाऊंगा, V4 को मैं इधर ले जाऊंगा, इसका भी यूज़ करूंगा मैं V3 अपॉन V4 और V2 अपॉन V1, इसको मान लूँगा बराबर R, क्या मान लूँगा इसको मैं बराबर R, ठीक है नहीं। अब थोड़ा सा और बचा है, इसको कर दे रहे हैं इरेज। अब देखो जरा, कर लिया मैंने कंप्लीट इतना, ठीक है। तो ध्यान देना, V3 अपॉन V4 V2 अपॉन V1 बराबर कितना हो गया मेरे पास, R हो गया। अब निकाल लूँगा मैं प्रति चक्र किया गया कार्य, है ना, प्रति चक्र किया गया कार्य, ठीक है सर। कितना इजी पॉइंट है, प्रति चक्र किया गया कार्य निकाल रहे हो आप, प्रति चक्र किया गया कार्य, प्रति चक्र किया गया कार्य, तो ये बढ़ेगा मेरे पास Q1 माइनस Q2, ध्यान देना Q1 माइनस Q2, ठीक है सर। Q1 माइनस Q2, बहुत बढ़िया, Q1 माइनस Q2। अब Q1 की वैल्यू कितनी है और Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की तो वैल्यू ये लिखी पड़ी है और Q1 की वैल्यू मैंने इरेज कर दी, पर आपको देखो ध्यान से Q1 की वैल्यू कितनी है, RT1 log E, यह है मेरे पास V2 ज़्यादा बटा कम V1 माइनस के, और RT1 और log E और V3 अपॉन V4, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब क्या करने वाले हो आप, तो यहाँ से देखो ध्यान देना, अभी कॉमन बाद में ले लेंगे, RT1 log E। अब ये देखो V2 अपॉन V1 और V3 अपॉन V4 किसके बराबर है, तो V3 अपॉन V2, यानी कि V3 अपॉन V4, V2 अपॉन V1 बराबर है R के। तो इसकी जगह मैं R रख दूंगा और इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, R रख दूंगा, ठीक है साहब। सबकी जगह इनकी जगह R रख दिया। अब मुझे क्या मिल जाएगा कॉमन, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखते हैं, ठीक है। समझ में आया कुछ, इतना समझ में आया यहाँ तक, चलो फिर देखते हैं अभी। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, तो जो T1 की जगह है मेरे पास T2 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा मेरे पास T2 आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ से तुम्हारे पास R log ER कॉमन ले लूँगा, ठीक है। R log ER मुझे मिल जाएगा कॉमन, ठीक है नहीं, और अंदर क्या बचेगा मेरे पास बचेगा T1 माइनस के T2, ठीक है नहीं। यहाँ से देखो RT1 log ER है, RT2 log ER है नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से log ER और R कॉमन ले लूँगा, बचेगा मेरे पास T1 माइनस के T2,
ये तो बचेगा मेरे पास, ठीक है सर ये बचेगा। अब आगे बताओ ज़रा और, ठीक है ये आ गया मेरे पास पृथ्वी चक्कर किया गया कार्य। अब निकाल लूँगा मैं दक्षता यानी कि कार्नो इंजन की दक्षता, ठीक है साहब, कार्नोट इंजन की दक्षता, कार्नोट इंजन की दक्षता निकाल लो आप। देखता हूँ निकालते हो सर आप। तो मेरे पास फॉर्मूला आता है, देखो पृथ्वी चक्कर किया गया कार्य, पृथ्वी चक्कर किया गया कार्य अपॉन दी गई ऊर्जा या दी गई उष्मा यानी कि Q1 माइनस के Q2 अपॉन Q1, ठीक है सर। Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आई है मेरे पास कितनी, R log E R T1 माइनस के T2, यही वैल्यू तो है मेरे पास। और Q1 की जो वैल्यू है वो है मेरे पास R T1 log E, ठीक है नहीं, R T1 log E, और ये है मेरे पास V2 अपॉन V1, जिसकी जगह मैं लगा दूंगा कितना R, V2 अपॉन V1 की जगह लगा दूंगा मैं R। तो R से R कट गया, log E R से log E R कट गया, हमारे पास सिर्फ बचा T1 माइनस के T2 अपॉन कितना रह गया मेरे पास, खाली T1, ठीक है नहीं। तो दक्षता को शो करता हूँ मैं ईटा से, तो ये मेरे पास ईटा की वैल्यू आ गई इतनी। एक तो मेरे पास फॉर्मूला ये आ गया। अब देखो T1 से चाहो तो भाग कर दो, T1 से यहाँ भाग कर दो भाग, और T1 से यहाँ भाग कर दो। तो मेरे पास जो ईटा की वैल्यू आएगी इस समय वो आएगी 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 अपॉन T1। और यही है आपके पास किसका फॉर्मूला, कार्नोट इंजन की दक्षता का सूत्र, ठीक है नहीं। तो ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। और एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि कार्नोट इंजन की दक्षता सदैव 1 से कम होती है, यानी कि कभी भी 100% पूरी नहीं होती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कार्नोट इंजन की दक्षता सदैव क्या होती है बेटे, सदैव 1 से कम होती है, 1 से कम होती है, ठीक है नहीं। कार्नोट इंजन की दक्षता सदैव 1 से कम होती है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो उसको 2 या 3 बार वीडियो को रेगुलर देखना, ये टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। और मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक्स।